नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है मैरिज, विवाह। तो किसी भी समाज को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसकी जो सामाजिक संरचना है और जो सामाजिक संगठन है उसको समझना बहुत आवश्यक है। जो सामाजिक संरचना होती है उसका मतलब यह है कि सामाजिक संरचना परस्पर जो संबंधित संस्थाएं हैं, एजेंसीज है, अभिकरण है, सामाजिक प्रतिमान और साथ ही समूह में जो प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति, स्टेटस और भूमिकाओं, रोल की विशिष्ट जो क्रमबद्धता होती है उसको सामाजिक संरचना कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी समाज की सामाजिक संरचना को विभिन्न सामाजिक प्रतिमानों, परिस्थितियों, भूमिकाओं, संस्थाओं और अभिकरणों का एक व्यवस्थित योग माना गया है। एक समाज में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ और उनसे संबंधित भूमिकाएं होती है। संबंधों को सुचारू रूप देने के लिए अनेक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस समाज में पाई जाती है। साथ ही इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक एजेंसीज या अभिकरण होते हैं और ये सभी इकाइयाँ मिलकर समाज की संरचना बनाती है। इसी प्रकार सामाजिक संरचना में सामाजिक संगठन की चर्चा भी की जाती है। तो प्रत्येक समाज में कई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप बनते हैं और ये समूह भिन्न भिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित होते हैं और समाज के संगठन का निर्माण करते हैं। तो समाज का जो संगठन है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन का अर्थ समाज का सामाजिक समूहों में विभाजन है जो कि संबंधित व्यक्तियों के बीच परंपरागत रूप से प्रमाणीकृत सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। यानी व्यक्तियों के बीच कई प्रकार के सामाजिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन वे संबंध जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं वो मिलकर किसी न किसी प्रकार के समूह का निर्माण करते हैं और ये अनेक समूह सामाजिक संगठन या संरचना की इकाइयाँ बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो विवाह है, मैरिज है, किसी भी समाज की एक मूलभूत संस्था है और प्रत्येक समाज में विवाह का कोई न कोई स्वरूप जरूर पाया जाता है और विवाह का उद्देश्य हमेशा ही केवल यौन संतुष्टि ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो विवाह केवल जो सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। विवाह के अंतर्गत कानूनी, धार्मिक, सामाजिक स्वीकृति का समावेश होता है जो कि विषम लिंगियों को यौन क्रियाएं करने और उनसे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक दायित्वों को निभाने के अधिकार प्रदान करता है। तो विवाह केवल व्यक्तिक संतुष्टि का साधन मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिससे समाज की संरचना को सुदृढ़ता प्राप्त होती है। अब यदि हम विवाह की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग वो देखें तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है लूसी मेयर के अनुसार। लूसी मेयर ने विवाह को परिभाषित करते हुए बताया है कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे कि स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। तो इस परिभाषा में विवाह को स्त्री और पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो कि संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप माता पिता और बच्चों को समाज में कुछ अधिकार और परिस्थितियाँ, स्टेटस प्राप्त होता है। अगली जो परिभाषा है वो है WHR रिवर्स के अनुसार। रिवर्स ने बताया है कि जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है
उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार अगली जो परिभाषा है वो है वेस्टर मार्क के अनुसार। उन्होंने बताया कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो इस प्रकार वेस्टर मार्क ने विवाह बंधन में स्त्री और पुरुष की संख्या को भी व्यक्त किया है और विवाह में आवश्यक नहीं कि एक पुरुष और एक स्त्री हो, बल्कि एक पुरुष कई स्त्रियों से या एक स्त्री कई पुरुषों के साथ या कई पुरुष अनेक स्त्रियों से सामूहिक रूप से भी संबंधित हो सकते हैं और इनके संबंधों को कोई प्रथा या कानून के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है और इनसे उत्पन्न जो संतानें होती है वो वैध होती है और इन संतानों को अपने माता पिता से पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों का संबंध होता है। अगली जो परिभाषा है वो है मजूमदार एवं मदान के अनुसार। मजूमदार और मदान ने विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि विवाह में कानून और धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो भिन्न लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। तो इस प्रकार मजूमदार और मदान ने विवाह के अंतर्गत यानी विवाह को दो विषम लिंगियों में यौन संबंध स्थापित करने की एक कानूनी, सामाजिक और आर्थिक स्वीकृति मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि विवाह स्त्री और पुरुष को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनने का अधिकार भी प्रदान करता है। तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विवाह वह साधन है जो कि विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो विषम लिंगियों को सापेक्ष रूप से स्थायी संबंधों में बांधना, संतान उत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण करना और साथ ही बच्चों का समाजीकरण करना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये विवाह की परिभाषाएं हैं। अब हम देखते हैं कि समाज में जो विवाह की जो संस्था है उसके क्या उद्देश्य हैं। तो विवाह के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो विवाह है वो परिवार की किसी भी समाज में परिवार की आधारशिला के रूप में कार्य करती है विवाह की संस्था, क्योंकि विवाह के पश्चात ही जो पति पत्नी होते हैं वो परिवार रूपी जो सामाजिक संस्था है उसका निर्माण करते हैं और परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण और पालन पोषण होता है और समाज की जो निरंतरता है वो विवाह और परिवार से ही संभव हो पाती है। साथ ही विवाह जो है वो नातेदारी का प्रमुख आधार है, क्योंकि विवाह के कारण ही कई नए संबंधों का जन्म होता है और विवाह से दोनों पक्ष पुरुष और स्त्री दोनों पक्षों के ही लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां धारण करता है, जैसे कि एक व्यक्ति दामाद, मौसा, फूफा, जीजा आदि बनता है। तो इसी प्रकार स्त्री पत्नी, बहू, भाभी आदि नई परिस्थितियां धारण करती है। इनसे उत्पन्न जो संतानें होती है वो भी दोनों पक्ष वालों से रक्त संबंधी होती है। तो इस प्रकार विवाह नातेदारी का प्रमुख आधार है। इसी प्रकार जो विवाह का जो उद्देश्य है वो आर्थिक उद्देश्य भी है, जैसे कि आदिवासियों में या जनजातियों में आर्थिक हितों की रक्षा और भरण पोषण के लिए भी विवाह आवश्यक माना जाता है। साथ ही मानसिक संतोष और रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी विवाह अनिवार्य है और विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना भी माना गया है।
जो कि हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति में जिसका बहुत अधिक महत्व है धार्मिक कार्यों का। इसी प्रकार मुरडॉक ने विभिन्न समाजों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो विवाह की जो संस्था है उसके प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य सभी समाजों में पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम है यौन संतुष्टि, सेकंड है आर्थिक सहयोग और नेक्स्ट है संतानों का समाजीकरण एवं उनका पालन पोषण करना। ये जो 3 उद्देश्य हैं विवाह के, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, लगभग सभी समाजों में विवाह के उद्देश्य के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम ये निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं कि विवाह का एक प्रमुख लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति है, जिसे कि सभी समाजों में मान्यता प्राप्त है। साथ ही किसी भी समाज, परंतु ये इसमें जो अलग अलग उद्देश्य हैं विवाह के उनमें हो सकता है भिन्नता पाई जाए। जैसे कि किसी समाज में धार्मिक कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, तो किसी में यौन इच्छाओं की पूर्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, या किसी समाज में आर्थिक सहयोग को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार किसी समाज में संतानों के समाजीकरण और पालन पोषण पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार विवाह की जो संस्था है समाज में उसके विभिन्न उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगभग सभी समाजों में विवाह की जो संस्था है वो अनिवार्य रूप से पाई जाती है। तो आज हमने देखा समाज में विवाह की जो संस्था है उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा है और उसके जो विभिन्न उद्देश्य हैं विवाह के, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है।